अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था क्रोमोसोम्स, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम और उसका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने जो क्रोमोसोम पे स्टडी किया था वो था क्रोमोसोम्स के सेट्स के बारे में, कि एक इंडिविजुअल में कितने क्रोमोसोम सेट्स रहते हैं और कितने पेयर्स रहते हैं, और अगर पेयर में एक क्रोमोसोम कम ज़्यादा हो जाता है तो डिजीज हो जाती है, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। अभी जो हम स्टडी कर रहे हुए हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देख लेते हैं, क्रोमोसोम कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया, एक क्रोमेटिड बनाया ये हमने, ठीक है। उसको तो पहले हम बोल रहे हैं क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड बनाया जो क्रोमोसोम का एक पार्ट रहता है, ठीक है। और दो क्रोमेटिड जोड़ के एक क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। और दोनों क्रोमेटिड आइडेंटिकल रहते हैं, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम का पार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या देख सकते हैं हम लोग, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें जो सेंटर में एक ब्लैक लाइन बनी है, ब्लैक से जो लाइन बनाया है हमने, वो एक्चुअली डीएनए की लाइन है, जिसको बोलते हैं क्रोमोनेमाटा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, सेंटर में जो ब्लैक लाइन जा रही है क्रोमोनेमाटा, वो डीएनए का ही थ्रेड है, और डीएनए से थ्रेड से जो क्रोमोसोम बनता है। और देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे क्रोमोसोम की लेंथ तक ये डीएनए का थ्रेड जाता है। और उसके बाद में ब्लू कलर से जो बना है वो है क्रोमोमियर्स। ये भी क्रोमोमियर्स भी जो है वो बॉल की तरह शेप है इनका, बीड्स की तरह बोल सकते हैं, छोटे मोती जो रहते हैं उनकी तरह इनका शेप है। और ये भी डीएनए से बने हैं, एक्टिव डीएनए, ठीक। तो दो मेन पार्ट जो अंदर की तरफ है, जो ब्लैक से जो धागा जा रहा है, जो क्रोमोसोम स्टार्ट होने से एंड तक का है, वो धागा डीएनए से बना हुआ है, उसको बोलते हैं क्रोमोनेमाटा। और नेमाटा का मतलब थ्रेड ही होता है, नेमाटा मतलब थ्रेड होता है। और जो क्रोम है, क्रोम का मतलब होता है कलर, तो एक्चुअली इसका मतलब होता है कलरिंग थ्रेड, उसी से नाम पड़ रहा है क्रोमोसोम। यहाँ पे भी क्रोम का मतलब कलर होता है, और जोम का मतलब होता है बॉडी, कलरिंग बॉडी। और यहाँ पे भी जो थ्रेड का नाम दिया गया जो डीएनए से बना है, उसका नाम दिया गया क्रोमोनेमाटा। यहाँ पे नेमाटा का मतलब होता है थ्रेड, और क्रोम का मतलब होता है कलर। तो ये जो पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका क्रोमोसोम का, वो है क्रोमोनेमाटा, ये जो बीच में जो ब्लैक कलर से डिजाइन बना है। और जो ब्लू कलर से बना है वो है क्रोमोमियर। ये जो बीड्स है ये भी डीएनए के बने हुए, एक्टिव डीएनए के बने हुए, ठीक। उसके बाद में कुछ कंस्ट्रिक्शंस लिखे हुए, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2, और नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1। तो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन करना मतलब कोई चीज को नैरो करना, मतलब कोई चीज एक तरह से दबना, या अगर एक चीज स्ट्रेट जा रही है तो बीच से कहीं दबाव हो रहा है, दब रहा है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। तो एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है, जिसको हमने बोला सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और नीचे की तरफ भी यहाँ पे कुछ जगह पे कंस्ट्रिक्शन है, जिसको हमने बोला सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2। और बीच में जो कंस्ट्रिक्शन है ये है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रोमोसोम का, जहाँ पे क्रोमेटिड्स जॉइन होते हैं वो रहता है सेंट्रोमियर। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम बना है, दो क्रोमेटिड्स है, जॉइन होते हैं, जॉइंट जो होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो रहता है वो रहता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी रहते हैं। यहाँ पे हमने दो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बनाए, एक इधर है, एक इधर है। कोई भी क्रोमोसोम में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी क्रोमोसोम में सिर्फ एक भी हो सकता है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन फिक्स है। सेंट्रोमियर का होना बहुत जरूरी है। सेंट्रोमियर ही वो चीज है जो दो क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखता है, जहाँ पे दो क्रोमेटिड्स जुड़ते हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का भी कुछ काम है, खासकर जो नीचे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम यहाँ पे लिखा है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करता है, या ऐसा बोल सकते हैं ये जो पार्ट है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, इसमें जो डीएनए है, इस डीएनए में जो जीन्स है वो न्यूक्लियोलस बनाने की जीन्स है। और न्यूक्लियोलस बनाने का जो जीन्स है वो एक्चुअली राइबोसोम बनाने का जीन्स है। न्यूक्लियोलस के अंदर बनता क्या है? जो न्यूक्लियस के जो बनता है, जो मेन पार्ट है न्यूक्लियस का, वो है राइबोसोम, जो आरएनए का पार्ट होता है। तो एक्चुअली जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 है, उसमें जो डीएनए की जो जीन्स है वो न्यूक्लियोलस बनाने का काम करती है, और न्यूक्लियोलस का मेन पार्ट है राइबोसोम। तो डायरेक्टली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो जीन्स है वो जीन्स से राइबोसोम बनता है, इसलिए उसका नाम दिया गया न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर। ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 में आता है, न्यूक्लियोलस बनाने की जो जीन्स है, ठीक।
और लास्ट में सैटेलाइट है। सैटेलाइट कुछ नहीं, एक खुली हुई चीज है जो क्रोमोसोम के एंड में आती है, ठीक है, एक नॉब की तरह है, उसका नाम दे दिया गया सैटेलाइट। लास्ट पार्ट है क्रोमोसोम का, तो लास्ट पार्ट जो है वो सैटेलाइट है, उसके ऊपर जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1, या तो उसको बोल सकते हैं न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर। फिर ये क्रोमोसोम्स है, जो ब्लैक कलर से जो थ्रेड है उसका नाम है क्रोमोनेमाटा, जो ब्लू कलर से जो बीड है वो डीएनए से बने हुए हैं। क्रोमोनेमाटा भी डीएनए का बना हुआ है और जो बीड्स है वो भी डीएनए के बने हुए हैं। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है इसका काम है दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखना, ज्वाइन करके रखना, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। यहाँ पे देखेंगे डायग्राम, दो क्रोमेटिड है और सेंटर में सेंट्रोमियर है, उसका काम है दोनों को जोड़ के रखना। जब सेल डिवीजन होता है तो इसी जगह से क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं सेंट्रोमियर से, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 है, ये सारे क्रोमोसोम में नहीं होता, किसी में हो सकता है किसी में नहीं हो सकता। और जो स्टार्टिंग पार्ट है उसको हम बोलते हैं टेलोमियर। टेलोमियर मतलब एक लास्ट पार्ट को या तो स्टार्टिंग पार्ट बोल सकते हैं, तो लास्ट पार्ट उसको बोलते हैं टेलोमियर, ठीक है। तो खाली एक रीजन को नाम दे दिया गया और कुछ खास नहीं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के बेसिकली 4 टाइप है, और ये 4 टाइप किस पे डिपेंड करती है? 4 टाइप पे डिपेंड करते हैं सेंट्रोमियर के ऊपर। तो ये 4 टाइप है क्रोमोसोम के। पहला है मेटासेंट्रिक, ये फर्स्ट है, सेकंड सब मेटासेंट्रिक, थर्ड एक्रोसेंट्रिक और ये फोर्थ है लास्ट में टेलोसेंट्रिक। और ये जो डिवाइड किया है टाइप्स जो बनाए हमने क्रोमोसोम की, ये किस पे बेस करते हैं? ये पोजीशन, किसकी पोजीशन में? सेंट्रोमियर की पोजीशन पे बेस करते हैं। अगर सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है तो उसका नाम दिया गया मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, क्योंकि सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आता है, तो उसका नाम हो जाता है सब मेटासेंट्रिक। इसका मतलब सेंट्रोमियर सेंटर में नहीं है, सेंटर के अलावा थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है। और अगर सेंट्रोमियर एक कोने की तरफ चले जाता है तो उसका नाम होता है क्रोमोसोम का एक्रोसेंट्रिक। और अगर क्रोमोसोम और अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम एकदम टॉप पे पहुंच जाता है, एकदम एंड में पहुंच जाता है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। तो टेलोसेंट्रिक जैसे हमने बताया था, फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट या तो एंड पार्ट को टेलोसेंट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग पार्ट हो या एंड पार्ट हो, अगर सेंट्रोमियर जो है वो एक कोने पे चला गया, स्टार्ट पे चला गया, एंड पे चला गया, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलेंगे टेलोसेंट्रिक। लेकिन अगर सेंट्रोमियर मिडल में है तो नाम है इसका मेटासेंट्रिक, मिडल से थोड़ा हट गया, ऊपर नीचे चला गया सब मेटासेंट्रिक, और थोड़ा ऊपर नीचे चला गया मतलब सब मेटासेंट्रिक के लिए ऊपर हो गया तो नाम होगा इसका एक्रोसेंट्रिक। और एकदम टॉप पे पहुंच गया, एकदम कोने पे लास्ट तक पहुंच गया तो नाम होगा उसका टेलोसेंट्रिक। तो ये 4 टाइप्स है क्रोमोसोम के, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। ये 4 टाइप बेस डिपेंड है पोजीशन पे सेंट्रोमियर के, ठीक है। इतना क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स में आ सकता है। और ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लिंकेज। लिंकेज से पहले देखते हैं हम जो ह्यूमन की जो क्रोमोसोम रहता है 46, उसमें से एक पेयर जो रहता है वो सेक्स क्रोमोसोम का रहता है, जिसको हम मेल से रहेंगे तो उसको हम XY बोलते हैं और फीमेल रहेंगे तो XX। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो 2 क्रोमोसोम देखेंगे, एक X दिखेंगे, एक Y दिखेगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? X पहले तो यहाँ पे देखेंगे X क्रोमोसोम जो ब्लू से बना हुआ है, यहाँ पे X क्रोमोसोम ये जो बना है Y क्रोमोसोम। साइज ही देखेंगे, साइज देख के मालूम पड़ रहा है X क्रोमोसोम का साइज बड़ा है और Y क्रोमोसोम का साइज थोड़ा छोटा है। इसका मतलब ये भी है डायरेक्टली कि X क्रोमोसोम में DNA ज्यादा रहता है, एक्टिव DNA ज्यादा रहता है, और Y क्रोमोसोम में जो DNA है वो कम रहता है कंपेयर टू X क्रोमोसोम। और फिर उसके बाद में जब हम रीजन्स देखेंगे तो सेंटर में यहाँ पे सेंट्रोमियर बना है दोनों के। सेंट्रोमियर के जो नीचे का पार्ट है X क्रोमोसोम में भी और Y क्रोमोसोम में, जो नीचे की जो पार्ट है दोनों में वो सेम है, जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस, होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। दोनों सेम रीजन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होमोलोगस रीजन। और जो ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं Y क्रोमोसोम साइज छोटा है ऊपर के पार्ट का, और X क्रोमोसोम में साइज काफी बड़ा है। तो ऊपर दो जो पार्ट है, दो रीजन है, वो दोनों नॉन होमोलोगस है, मतलब दोनों डिफरेंट रीजन है। यहाँ पे X में और यहाँ पे Y में साइज भी अलग है, यहाँ पे DNA कंटेंट भी अलग है, और दोनों नॉन होमोलोगस है, मतलब दोनों में जो जीन्स होंगी वो भी अलग होंगी। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो जीन्स होती है वो जीन्स भी सेम होती है, और जो नॉन होमोलोगस पार्ट होता है उसमें जीन्स भी अलग होती है, ठीक है। तो ये तो था X और Y के बारे में। X क्रोमोसोम में ज्यादा DNA है और Y में कम है, और जो नीचे का जो रीजन है वो होमोलोगस है, जो ऊपर का है वो नॉन होमोलोगस है। होमोलोगस रीजन में जीन्स सेम होते हैं, नॉन होमोलोगस रीजन में जीन्स अलग होते हैं।
अभी तो उसके बाद जो टॉपिक है वो है लिंकेज। तो लिंकेज में क्या होता है, अब यहाँ पे देखेंगे जो नॉन होमोलोगस है, जो ऊपर में जो पार्ट है उसमें दो जीन्स बनाई है, ए और बी। तो ए और बी जो जीन है वो क्लोजली जॉइंड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पे भी सेम जो गैमेट देखेंगे, जो वाई वाला जो क्रोमोसोम है उसमें भी ए और बी दो जीन्स हैं। इसमें भी देखेंगे तो ए और बी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है या जॉइंड है। और नीचे जब देखेंगे हम जो होमोलोगस रीजन है उसमें दो जीन्स बनाई है, एल और जेड, यहाँ पे भी एल और जेड दो जीन्स है। तो देखेंगे काफी डिस्टेंस है इनके बीच में। तो जो होमोलोगस रीजन में जीन्स है, जीन्स तो सेम ही है दोनों में, एल जेड, लेकिन डिस्टेंस बहुत है। और ऊपर जो है डिस्टेंस एकदम नहीं है, मतलब दोनों जुड़ी हुई। तो आगे जब क्रॉसिंग होएगी या जब मियोसिस होएगा, जब सेल डिवीजन होएगा, तो ये जो दोनों जीन्स है ए और बी ये साथ में जाएंगी। कहीं पे भी जीन्स ए और बी साथ में जाएंगी। कौन सी जीन्स? जो नॉन होमोलोगस रीजन में है, क्योंकि वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है या क्लोजली जॉइंड है। तो ये जल्दी सेपरेट, जल्दी अलग नहीं होंगे। जहां तक कि जो होमोलोगस रीजन में जो जीन्स है एल और जेड, उनमें काफी डिस्टेंस है। तो अगर इसकी क्रॉसिंग होगी या इसका मियोसिस होएगा, इसका सेल डिवीजन होएगा, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये दोनों जीन्स अलग हो जाए। एल अलग हो जाए, कोई और गैमेट में चली जाए, जेड अलग हो जाए, कोई और गैमेट में चले जाए। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ऐसी भी हो सकती है कि जो जेड जो एक्स में है वो वाई में आ जाए, और जो जेड वाई में है वो एक्स में चले जाए। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक्स की एक जीन वाई में आ सकती है और वाई की जीन एक्स में आ सकती है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये किसमें होएगा? जिसमें जो लिंकेज है वो वीक होएगी। जिसका मतलब है जो जीन्स है ना, जीन्स बहुत दूर होएगी आपस में, जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा होएगा। तो ऐसी जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाती है। और जो जीन्स में डिस्टेंस बहुत कम है वो जीन्स अलग नहीं होती। तो अगर डिस्टेंस कम है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। वो जीन्स जल्दी अलग नहीं होगी, साथ में जाएगी, जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगी। गैमेट्स में भी जाएंगे तो साथ में जाएंगी, इनहेरिट होंगे तो भी साथ में होंगे। लेकिन जिस जीन्स में डिस्टेंस ज्यादा है वो अलग हो सकते हैं। गैमेट से भी अलग हो जाएंगे, क्रॉसिंग में भी अलग हो जाएंगे, और जब हेरिडिटी भी होगी तो उसमें भी अलग हो जाएगी। ठीक है, इनहेरिट होंगे तो भी अलग हो जाएंगे। तो जो ऐसी जो लिंकेज है उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। जो जीन्स साथ में सब जगह जाती है कंप्लीट लिंकेज है, जो जीन्स अलग अलग हुए जाते हैं उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? जो एक्स की जो जीन है जेड, वो जीन आ जाएगी वाई में, और वाई की जो जीन है जेड वो चली जाएगी एक्स। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये किसमें होएगा? ये होमोलोगस रीजन में होएगा। नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग नहीं हो सकती। इसकी जीन यहाँ पे नहीं आ सकती, इसकी जीन यहाँ पे नहीं जा सकती। एक्स की जीन वाई में नहीं जाएगी, वाई की जीन ए में एक्स में नहीं जाएगी। किसमें? नॉन होमोलोगस रीजन में। लेकिन अगर होमोलोगस रीजन है और दोनों जीन सेम है दोनों, तो जेड की जीन एक्स की जीन जेड में आ जाएगी या वाई में आ जाएगी, और वाई की जीन वहां पे चली जाएगी, एक्स में चली जाएगी। ठीक है, इसके लिए कंडीशंस क्या है? जो क्रोमोसोम्स है वो होमोलोगस होना चाहिए, रीजन होमोलोगस होना चाहिए, जीन्स भी सेम होना चाहिए, और जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जो जीन्स है वो इनकम्प्लीट लिंकेज वाली जीन्स होना चाहिए। कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग नहीं हो सकती, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग होगी। और कंप्लीट लिंकेज वो जीन है जिनमें डिस्टेंस कम है, और इनकम्प्लीट लिंकेज वाले जीन्स वो है जिनमें डिस्टेंस ज्यादा है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होएगा। इसकी जीन एक्स की जीन वाई में जाएगी, वाई की जीन एक्स में आएगी, और ये होमोलोगस रीजन में होएगा। और नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि कंप्लीट लिंकेज है, ए और बी में डिस्टेंस कम है, ये बहुत क्या बोल सकते हैं एकदम एक दूसरे जुड़े हुए, अलग नहीं होंगे, अलग अलग इनहेरिट नहीं होंगे, अलग अलग गैमेट में नहीं जाएंगे। तो कौन सी जीन्स अलग अलग गैमेट में जाएंगी? वो होमोलोगस रीजन्स की जीन्स है। इसकी जीन्स ना क्रॉसिंग ओवर होगी ना अलग अलग गैमेट में जाएंगे, सब जहां भी जाएंगे सब जगह साथ में जाएंगे। तो ये जो टॉपिक थी, ये टॉपिक है लिंकेज। ये सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकता है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम से भी हो सकता है। नॉर्मल क्रोमोसोम में भी कंडीशन जो है वो सेम रहने वाली। होमोलोगस रीजन में रहेगा तो क्रॉसिंग होएगी, और अगर नॉन होमोलोगस रीजन है तो क्रॉसिंग नहीं होएगी। सेम जो कंडीशन सेक्स क्रोमोसोम में है वही कंडीशन नॉर्मल क्रोमोसोम्स में भी रहेगी। ठीक है, तो ये था लिंकेज का पार्ट। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक से। तब तक देखो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और 10th की और 12th की वीडियोस को और देखने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ
शेयर भी करो। अस्सलाम वालेकुम।